नमस्कार। आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे पास आज कुछ बहुत ही दिलचस्प स्रोत हैं जो आज के भारत की तस्वीर के कई अलग-अलग लेकिन अहम पहलुओं पर रोशनी डालते हैं। हम तीन मुख्य मुद्दों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। पहला, पश्चिम बंगाल में वो जो सांस्कृतिक पहचान और प्रतीकों को लेकर एक राजनीतिक खींचतान चल रही है, खासकर रविंद्रनाथ टैगोर और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के इर्द गिर्द। हम्म। दूसरा, भारत के राज्यों के बीच निवेश आकर्षित करने की जो होड़ तेज हुई है, जिसे प्रतिस्पर्धी संघवाद कहा जा रहा है, और एक ऐसे देश के विकास को शायद एक नई दिशा दे रहा हो। हाँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई, उससे जो सामग्री बन रही है, जिसे सिंथेटिक मीडिया कहते हैं, उसे रेगुलेट करने की, उसे काबू में करने की जो नई चुनौती है, और उसकी क्या पेचीदगियां हैं। तो इन स्रोतों के जरिए कुछ लेख हैं, कुछ विश्लेषण हैं। हमारा मकसद है कि इन अलग अलग दिखने वाले लेकिन महत्वपूर्ण ट्रेंड्स को समझें और ये जानें कि भारत के लिए इनके असल मायने क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं पश्चिम बंगाल से। पिछले कुछ समय से बंगाल के दो सबसे बड़े साहित्यिक और सांस्कृतिक प्रतीक रविंद्रनाथ टैगोर और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ये नाम अचानक से राजनीतिक बहस के केंद्र में आ गए हैं। हाँ, बिल्कुल। ऐसा लग रहा है जैसे राजनीतिक दल इनकी विरासत पर अपना अपना हक जताने की कोशिश कर रहे हो। हाँ, वही चिंगारी भड़की जब नवंबर के पहले हफ्ते में पश्चिम बंगाल सरकार ने एक आदेश निकाला। कहा कि राज्य के सभी स्कूलों में सुबह की असेंबली में टैगोर का लिखा गीत बांग्लार माटी बांग्लार जौल गाना जरूरी होगा। अच्छा। और ये फैसला दिसंबर 2023 के उस निर्देश के बाद आया जिसमें राजगान को राष्ट्रगान के साथ बजाने को कहा गया था। हम्म। तो जैसे ही ये आदेश आया, हम्म। भारतीय जनता पार्टी मतलब भाजपा वो तुरंत सक्रिय हो गई। हाँ। उन्होंने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जो अमर गीत है वंदे मातरम, उसकी रचना के 150 साल पूरे होने पर एक कार्यक्रम रखा। हाँ, बिल्कुल। और भाजपा ने सीधे सीधे तृणमूल सरकार पर निशाना साधा। उनका आरोप था कि टैगोर के गीत को अनिवार्य करके सरकार जानबूझकर वंदे मातरम की अनदेखी कर रही है। इसे उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति बताया। अच्छा, मतलब सीधा आरोप लगाया। हाँ, सीधा आरोप। हाँ। और ये भी कहा कि वंदे मातरम को वो सम्मान नहीं दिया जा रहा जिसका वो हकदार है। वहीं दूसरी तरफ जो सत्ताधारी पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस, उन्होंने भी पलटवार किया। हाँ, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने भाजपा पर गुरुदेव टैगोर का अपमान करने का आरोप लगाया। इसके लिए उन्होंने भाजपा के एक सांसद हैं विश्वेश्वर हेगड़े कगेरी, उनकी टैगोर पर की गई एक कथित टिप्पणी का जिक्र किया। तो मतलब माहौल ऐसा बन गया कि दोनों तरफ से इन महान हस्तियों के नाम पर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए। देखिए, यहाँ जो बात गौर करने वाली है, और जैसा शिव सहाय सिंह के लेख में भी इशारा है, ये खींचतान सिर्फ आज की राजनीति का ही मामला नहीं है। ये असल में टैगोर और चट्टोपाध्याय को एक दूसरे के सामने खड़ा करने की कोशिश लग रही है। अच्छा, मतलब उन्हें विरोधी दिखाने की। हाँ, बिल्कुल। जबकि अगर हम इतिहास देखें तो तस्वीर बिल्कुल अलग है। ये दोनों ही बंगाल की पहचान और भारतीय राष्ट्रवाद के मजबूत स्तंभ रहे हैं। कुछ विद्वान बताते हैं कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने खुद 1882 में टैगोर की तारीफ की थी। उन्हें युग का एक सुरुचिपूर्ण कवि कहा था। अरे वाह! हाँ, तो इससे साफ है कि उनके बीच आपसी सम्मान था। और एक और ऐतिहासिक तथ्य है, 1896 में जब कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो उसमें वंदे मातरम गीत किसी और ने नहीं बल्कि खुद रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था। क्या बात है! ये तो काफी विरोधाभासी लगता है। मतलब जिन्हें आज एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है, बिल्कुल, उनका आपस में ऐसा सम्मानजनक रिश्ता था, बिल्कुल। तो उन्हें एक दूसरे के विरोधी की तरह पेश करना, ये तो इतिहास को तोड़ मरोड़ना हुआ है ना। सही बात है। स्रोत ये भी बताते हैं कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर पहले भी पिछले चुनावों के समय टैगोर और चट्टोपाध्याय के बीच एक तरह का विभाजन पैदा करने की कोशिश का आरोप लगा था। अच्छा, कब? उस वक्त उन्होंने वंदे मातरम कितनी देर गाया जाना चाहिए, इस पर विचार के लिए एक समिति बनाने का सुझाव दिया था। उस पर भी काफी विवाद हुआ था। तो कुल मिलाकर ये स्थिति ये दिखाती है कि कैसे सांस्कृतिक प्रतीकों का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है, और माहौल तो पहले से ही काफी बटा हुआ है ना? हाँ, वो तो है। तो ऐसी कोशिशें वो दरारों को और गहरा ही करती हैं। असल में इतिहास को अनदेखा करके इन दो महान हस्तियों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है, जबकि उनके बीच आपसी सम्मान था। ये
प्रतीकों को क्या कहते हैं हथियार की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश है, जो यकीनन चिंताजनक है। हाँ, ये वाकई चिंताजनक है कि कैसे सांस्कृतिक पहचान और विरासत का इस तरह राजनीतिकरण हो रहा है। लेकिन राज्य अपनी पहचान और महत्व सिर्फ संस्कृति से ही नहीं, बल्कि अब आर्थिक तरक्की से भी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए अब इसी दूसरे पहलू पर आते हैं। भारत के राज्यों के बीच निवेश पाने के लिए जो जबरदस्त होड़ मची है, ये वाकई एक बड़ा बदलाव है, खासकर अगर हम 1991 से पहले के दौर से तुलना करें। याद कीजिए, आजादी के बाद करीब 40 साल तक भारत में बड़े निवेश के फैसले ज्यादातर दिल्ली में होते थे। हाँ, वो लाइसेंस राज वाला दौर। वो लाइसेंस राज का दौर था। परमिट, कोटा, कौन सी फैक्ट्री कहाँ लगेगी, कितना उत्पादन होगा, सब केंद्र सरकार तय करती थी। राज्यों का काम ज्यादातर दिल्ली के चक्कर काटना होता था। सही कहा। उस दौर में राज्यों की भूमिका निवेशकों को लुभाने की कम थी और दिल्ली दरबार में अपनी राजनीतिक पहुंच का इस्तेमाल करके अपने राज्य के लिए प्रोजेक्ट मंजूर करवाने की ज्यादा थी। लेकिन 1991 के जो आर्थिक सुधार हुए, उन्होंने इस तस्वीर को बदलना शुरू किया। उद्योगों के लिए लाइसेंस जरूरी नहीं रहा, व्यापार और निवेश के दरवाजे खुले। इससे धीरे धीरे ही सही ताकत का पलड़ा केंद्र से राज्यों की तरफ झुकने लगा। तब एक उम्मीद जगी थी कि अब राज्य बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा शासन, स्थिर नीतियां बनाकर निवेशकों को खींचने के लिए आपस में मुकाबला करेंगे। और अब वो उम्मीद वो हकीकत बनती दिख रही है। इसके ताज़ा उदाहरण तो लगातार सामने आ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। पिछले महीने ही जब टेक जाइंट गूगल ने ऐलान किया कि वो कैलिफोर्निया के बाहर अपना सबसे बड़ा AI डेटा सेंटर आंध्र प्रदेश में लगाएगी, अच्छा, तो वहां के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने इसे अपनी बहुत बड़ी जीत बताया, खासकर अपने पड़ोसी राज्यों तमिलनाडु और कर्नाटक पर। हाँ, उनकी खुशी साफ दिख रही थी। हाँ, क्षेत्रीय प्रतिद्वंदिता साफ नजर आती है। बिल्कुल। इसी तरह जब इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने वाली बड़ी कंपनी फॉक्सकॉन अपनी फैक्ट्रियों के लिए जगह तलाश रही थी, तो महाराष्ट्र से लेकर तमिलनाडु तक कई राज्यों ने जोरदार कोशिश की उन्हें अपने यहाँ बुलाने की। वेदांता फॉक्सकॉन का जो सेमीकंडक्टर प्लांट था, हाँ, उसका तो काफी शोर था। उसको लेकर तो महाराष्ट्र और गुजरात के बीच रीतिमता जबरदस्त खींचतान हुई। आखिरकार गुजरात बाजी मार ले गया। इलेक्ट्रिक गाड़ियां यानी EV बनाने का हब बनने की दौड़ में भी तमिलनाडु और तेलंगाना के बीच जो चल रहा है, वो भी इसी बढ़ती प्रतिस्पर्धा का सबूत है। ये जो ट्रेंड है जिसे प्रतिस्पर्धी संघवाद या कम्पिटिटिव फेडरलिज्म कह रहे हैं, ये भारत के आर्थिक विकास के लिए बहुत ही सकारात्मक चीज है, बहुत हेल्दी है। अच्छा, कैसे? क्योंकि अब राज्य सिर्फ सस्ती जमीन या टैक्स में छूट देकर ही निवेश नहीं खींच रहे, बल्कि अब वो अपनी क्रेडिबिलिटी, मतलब विश्वसनीयता, नीतियों में स्थिरता, फैसले लेने में तेजी, स्किल्ड लेबर की उपलब्धता और कुल मिलाकर बेहतर गवर्नेंस, अच्छे शासन के दम पर मुकाबला कर रहे हैं। निवेशक अब इन बातों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो ये सिर्फ भारत की ही बात नहीं है, मतलब दुनिया में और भी जगह है जहां ऐसा होता है? बिल्कुल, ये सिर्फ भारत में ही नहीं हो रहा। दुनिया के दूसरे कामयाब फेडरल देश, मतलब संघीय देशों में भी राज्यों या प्रांतों के बीच ऐसी होड़ आम है। अमेरिका को ही देख लीजिए। जब अमेज़न ने अपना दूसरा हेडक्वार्टर HQ2 चुनना था, हाँ, सुना था, तो 200 से ज्यादा शहरों और इलाकों ने उन्हें अपने आने का न्योता दिया था। जर्मनी में बवेरिया राज्य आज इनोवेशन और टेक्नोलॉजी का हब है। इसका बड़ा क्रेडिट वहां के राज्य सरकार की अच्छी नीतियों को जाता है। दूसरे जर्मन राज्य भी उनसे सीख रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, वहां भी राज्य और प्रांत माइनिंग, क्लीन एनर्जी, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, यहाँ तक कि फिल्म प्रोडक्शन जैसे क्षेत्रों में निवेश खींचने के लिए एक दूसरे से होड़ करते हैं। अच्छा। और इस मुकाबले से होता क्या है? नई खोजें होती हैं, काम में एफिशिएंसी आती है, सुधारों को बढ़ावा मिलता है। भारत में केंद्र सरकार ने भी इस प्रतिस्पर्धा को सही दिशा देने की कोशिश की है, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग निकालना। हाँ, वो तो आती रहती हैं। स्टार्टअप के लिए माहौल कैसा है, एक्सपोर्ट की तैयारी कैसी है, इन पैमानों पर राज्यों की रैंकिंग जारी करके एक हेल्दी कंपटीशन का माहौल बनाने में मदद मिली है। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या इस होड़ में कोई खतरा भी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि राज्य एक दूसरे से आगे निकलने के चक्कर में कुछ गलत कर बैठे? हाँ, खतरे तो हैं और उन पर ध्यान देना जरूरी है। सबसे बड़ा डर ये है कि ये प्रतिस्पर्धा कहीं रियायतें देने की अंधी दौड़ न बन जाए, मतलब एक सब्सिडी वॉर शुरू ना हो जाए। सब्सिडी वॉर? हाँ, अगर राज्य सिर्फ सब्सिडी या मुफ्त में जमीन बांटकर निवेशकों को लुभाने लगे, तो इससे उनका अपना खजाना खाली हो सकता है।
उनकी वित्तीय स्थिरता गड़बड़ा सकती है। इसलिए जोर रियायतों पर नहीं, बल्कि अपनी क्षमता बढ़ाने, अपनी क्रेडिबिलिटी बनाने और असरदार शासन देने के जरिए मुकाबला करने पर होना चाहिए। सही बात है। लेकिन इस प्रतिस्पर्धा का एक बहुत अच्छा नतीजा भी निकल रहा है। वो है सीखने का असर, मतलब लर्निंग इफेक्ट। लर्निंग इफेक्ट वो कैसे? जब एक राज्य कोई अच्छा सुधार लागू करता है, मान लीजिए उद्योगों को मंजूरी देने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम बनाता है, तो दूसरे राज्य भी उसे देखकर वैसा ही करने की कोशिश करते हैं। अच्छा। एक राज्य की कामयाबी दूसरे के लिए प्रेरणा बन जाती है। ये जो क्रॉस स्टेट लर्निंग है, मतलब राज्यों का एक दूसरे से सीखना, ये भारत में पॉलिसी रिफॉर्म लाने का एक बड़ा जरिया बन रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, जैसा कि रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर दुव्वुरी सुब्बाराव ने अपने एक लेख में बहुत सही कहा है, भारत अब अनुमति आधारित, मतलब परमिशन बेस्ड अर्थव्यवस्था से अनुनय आधारित, यानी पर्सुएशन बेस्ड अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ गया है। अच्छा, पर्सुएशन बेस्ड। हाँ, अब राज्य सरकारें दिल्ली में लाइसेंस या मंजूरी के लिए लाइन में नहीं लगती, बल्कि वे खुद बड़ी कंपनियों के सीईओ और निवेशकों के सामने पूरे आत्मविश्वास और आंकड़ों के साथ अपने राज्य की खूबियां बताती हैं, उन्हें अपने यहाँ पैसा लगाने के लिए मनाती हैं, पर्सुएड करती हैं। हाँ, और आखिर में ये समझना जरूरी है कि जब कोई भी राज्य निवेश लाने में कामयाब होता है, चाहे वो आंध्र प्रदेश में कोई बड़ा डेटा सेंटर हो, गुजरात में सेमीकंडक्टर प्लांट हो या उत्तर प्रदेश में कोई इलेक्ट्रॉनिक्स पार्क, हाँ, तो इसका फायदा सिर्फ उसी राज्य को नहीं मिलता। इससे पूरे देश में सप्लाई चेन मजबूत होती है, लोगों में नई स्किल्स डेवलप होते हैं और भारत का औद्योगिक ढांचा और गहरा होता है। संक्षेप में कहें तो निवेश पाने की इस दौड़ में हर राज्य जो अपने लिए जीत हासिल करता है, वो असल में पूरे भारत के लिए जीत हासिल करता है। ये वाकई एक दिलचस्प और उम्मीद जगाने वाला बदलाव है। तो ये साफ है कि राज्य अपनी छवि बनाने और निवेशकों को डुबाने के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन इसी माहौल में एक नया खतरा भी उभर रहा है, जहां तकनीक का इस्तेमाल करके गलत जानकारी या डीप फेक के जरिए किसी की भी छवि बिगाड़ी जा सकती है। चलिए अब अपने तीसरे और अंतिम विषय पर आते हैं, जो तकनीक, मीडिया और उसे नियंत्रित करने की कोशिशों से जुड़ा है। हाल ही में घटना ने सबका ध्यान खींचा और चिंता भी बढ़ाई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से फैला। हाँ, मैंने भी देखा था शायद। इस वीडियो में वो एक ऐसी निवेश योजना की तारीफ करती दिख रही थी जिसमें सिर्फ 7 दिनों में 30 गुना मुनाफा दिलाने का वादा था। 7 दिन में 30 गुना, ये तो सुनने में ही अजीब लगता है। हाँ, अविश्वसनीय। बाद में पता चला कि ये वीडियो तो असली था ही नहीं। इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के टूल इस्तेमाल करके बनाया गया था। ये एक डीप फेक था। अच्छा, डीप फेक। और दुखद बात यह है कि इस फर्जी वीडियो के झांसे में आकर उत्तराखंड के एक व्यक्ति ने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी 66 लाख रुपए गंवा दिए। 66 लाख रुपए? ओह, ये तो बहुत गंभीर बात है। हाँ, बहुत गंभीर। ये घटना साफ दिखाती है कि सिंथेटिक मीडिया यानी AI से बनाई गई सामग्री कितने गंभीर खतरे पैदा कर सकती है। बिल्कुल। इस तरह की घटनाओं और डीप फेक के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार भी अब सचेत हुई है। सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 जो IT रूल्स हैं, उनमें बदलाव करने के लिए एक मसौदा, एक ड्राफ्ट पेश किया है। अच्छा, तो क्या है उस मसौदे में? इन नए प्रस्तावित नियमों में जो सबसे अहम बात है वो ये कि बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, जिन्हें सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज या SSMIs कहा जाता है, उनके लिए ये जरूरी किया जा रहा है कि वो अपने प्लेटफॉर्म पर मौजूद ऐसी किसी भी सामग्री को जो सिंथेटिक हो या AI से बनी हो, उसे साफ तौर पर लेबल करें। लेबल करें मतलब उस पर लिखें कि ये AI से बनी है? हाँ, बिल्कुल। उस पर स्पष्ट लिखा हो कि ये सामग्री AI ने बनाई है या इसमें बदलाव किया गया है। लेबल कैसे लगाना है, इसके लिए भी कुछ निर्देश हैं, जैसे कि अगर वो सिंथेटिक वीडियो है तो उसके कम से कम 10% हिस्से पर ये लेबल दिखना चाहिए। अच्छा, 10% हिस्से पर? हाँ, या अगर सिंथेटिक ऑडियो है तो उसकी शुरुआत के 10% समय तक ये लेबल सुनाई देना चाहिए। सुनने में तो ये एक जरूरी कदम लग रहा है, सही दिशा में है। लेकिन क्या इसे असलियत में जमीनी स्तर पर लागू करना इतना आसान होगा, खासकर जब इंटरनेट पर हर तरह की सामग्री की जैसे बाढ़ आई हुई है? यहीं पर असली मुश्किलें और क्या कहते हैं पेचीदगियां सामने आती हैं। सबसे पहली चुनौती तो सिंथेटिक मीडिया की परिभाषा को लेकर है। परिभाषा? हाँ, नियमों के मसौदे में इसकी परिभाषा काफी व्यापक रखी गई है।
ऐसी कोई भी सामग्री जो बनावटी तरीके से या किसी एल्गोरिथम के जरिए बनाई गई हो या उसमें इस तरह बदलाव किया गया हो कि वो असली लगे। तो मतलब सामान्य फोटो एडिटिंग भी इसके दायरे में आ सकती है? हाँ, यही अस्पष्टता है। इस परिभाषा के तहत कंप्यूटर से बनी तस्वीरें, CGI या सामान्य एडिटिंग सॉफ्टवेयर से बदली गई तस्वीरें या वीडियो भी आ सकते हैं जो तकनीकी रूप से उस जनरेटिव AI से नहीं बने हों जिसकी आजकल ज्यादा चर्चा है। तो ये साफ करना बहुत जरूरी होगा कि किस तरह की सामग्री पर ये लेबल लगाना जरूरी होगा और किस पर नहीं। ये तो मुश्किल है। दूसरी बड़ी चुनौती है AI से बनी सामग्री की भारी मात्रा। एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेट पर मौजूद कुल सामग्री का 50% से ज्यादा हिस्सा अब AI से बना हुआ माना जा रहा है। 50%? ये तो वाकई बहुत ज्यादा है, चौंकाने वाला आंकड़ा है। हाँ, बहुत ज्यादा। और जाहिर है इसमें से सारी सामग्री नुकसानदेह या गुमराह करने वाली नहीं होती। सही बात है। बहुत सारी सामग्री तो रचनात्मक कामों, मनोरंजन, कला या दूसरे हानि रहित मकसदों के लिए बनाई जाती है। इसलिए नियमों का ध्यान सिर्फ इस बात पर नहीं होना चाहिए कि सामग्री सिंथेटिक है या नहीं, बल्कि इस पर होना चाहिए कि क्या वो सिंथेटिक सामग्री नुकसानदेह है और या गुमराह करने वाली है। मतलब नियत पर ध्यान देना होगा। हाँ, बिल्कुल। और तीसरी चुनौती है मिक्स्ड मीडिया के मामले, मतलब जहां कुछ हिस्सा असली हो और कुछ बनावटी। अच्छा, जैसे? मिसाल के तौर पर मान लीजिए एक वीडियो है जिसमें तस्वीरें तो असली हैं लेकिन उसमें किसी व्यक्ति की आवाज को AI से क्लोन करके डाल दिया गया है। ओके। ऐसे में वीडियो के 10% हिस्से पर लेबल लगाने या ऑडियो की शुरुआत के 10% हिस्से में लेबल देने का नियम कैसे और कितना असरदार तरीके से लागू होगा, ये पूरी तरह साफ नहीं है। और फिर इन बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यानी SSMIs के लिए इसे लागू करना ये अपने आप में एक बड़ी तकनीकी और व्यावहारिक चुनौती होगी। इसलिए मकसद तो नेक है, लोगों को झूठी और गुमराह करने वाली सामग्री से बचाना, लेकिन इसे हकीकत में असरदार तरीके से लागू करने के लिए अभी और बहुत काम करने की जरूरत होगी। अलग अलग पक्षों जैसे कि टेक कंपनियां, कंटेंट बनाने वाले, फैक्ट चेकर, सरकार, इन सब के बीच गहराई से बातचीत होनी चाहिए और नियमों में ज्यादा स्पष्टता लानी होगी। तो आज हमने भारत के 3 अलग-अलग लेकिन अपने अपने तरीके से बेहद अहम पहलुओं पर काफी विस्तार से बात की। पश्चिम बंगाल में वो जो सांस्कृतिक प्रतीकों के इर्द गिर्द राजनीति चल रही है, उसकी पेचीदगियां, राज्यों के बीच निवेश और विकास के लिए बढ़ती आर्थिक होड़, हाँ, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनने वाली सामग्री को रेगुलेट करने की जो नई चुनौतियां उभर रही हैं। ये तीनों ही बातें ये दिखाती हैं कि भारत एक बहुत ही जटिल और तेजी से बदलते हुए दौर से गुजर रहा है। एक तरफ हमारी पुरानी राजनीतिक और सामाजिक सच्चाइयां हैं, तो दूसरी तरफ नई तकनीकें और बदलती हुई आर्थिक ज़रूरतें हैं, और ये सब आपस में टकरा रहे हैं, एक दूसरे पर असर डाल रहे हैं और एक नई शक्ल गढ़ रहे हैं। यहाँ एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है, जो आज की हमारी चर्चाओं को कहीं ना कहीं जोड़ता भी है। जैसे जैसे भारत के राज्य निवेश और विकास के लिए एक दूसरे से और ज्यादा मुकाबला कर रहे हैं, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई गई जानकारी, खासतौर पर वो जो गुमराह करने वाला सिंथेटिक मीडिया है, क्या वो भविष्य में इस स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बिगाड़ सकती है या उस पर नकारात्मक असर डाल सकती है? ये एक बहुत अहम सवाल है। क्या राज्य अपनी छवि चमकाने या दूसरे राज्यों की छवि खराब करने के लिए इसका इस्तेमाल या दुरुपयोग कर सकते हैं? और अगर ऐसा हो सकता है तो इसे कैसे रोका जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आने वाले समय में गंभीरता से सोचना बहुत जरूरी होगा। इस गहन चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद।